आज पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर लगी थी, जहां 3 बड़े मामलों पर फैसला आना था। सुबह 10:30 बजे इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू किया तो सरकार के लिए भी बड़ी राहत आई। सुप्रीम कोर्ट ने रफाल मामले में किसी भी जांच की जरूरत से इनकार कर दिया। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के लिए भी राहत वाला साबित हुआ। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है कहने की जो भूल की थी, उस भूल के बाद राहुल के माफीनामे को कोर्ट ने पर्याप्त माना और चेतावनी देकर छोड़ दिया। यानी राहुल माफीनामे की वजह से कोर्ट की अवमानना से बच गए। एक और मामला सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के पास भेज दिया। इन सभी खबरों पर एक एक करके विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले बात रफाल सौदे से जुड़े फैसले की। अब सुप्रीम कोर्ट ने रफाल मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने 14 दिसंबर 2018 को सुनाए गए फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने या जांच बिठाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अदालत ने केंद्र की दलीलों को तर्कसंगत और पर्याप्त बताते हुए माना कि केस के मेरिट को देखते हुए हमें इसमें दोबारा जांच के आदेश देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने पिछले साल के फैसले में रफाल डील को तय प्रक्रिया के तहत बताया था और सरकार को क्लीन चिट दी थी। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वकील प्रशांत भूषण, पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी समेत अन्य ने रफाल डील मामले में जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। Review petition has been filed on the plea of that some PMO people were negotiating the deal. Some or other reasons have been given. They have found some new facts placed before the court, but the court found that there is no substance in all those allegations, and whatever the order we have passed earlier on Rafale deal, validating that deal stands, and so therefore they dismiss the entire all the review petitions. राफेल प्लेन्स के बारे में गलत आरोप लगाकर झूठ को सही साबित करने की कोशिश किया गया कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा। ये सारा जो प्रकरण था वो राजनीति से प्रेरित था। इसमें कोई तथ्य नहीं थे, केवल एक झूठे आरोप लगाकर देश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की एक राजनीतिक साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट के आज के तमाम फैसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से एहतशाम खान, दिल्ली से ही अनुराग ढांडा। सबसे पहले एहतशाम की ओर रुख करते हैं। एहतशाम, एक एक करके एक एक फैसले पर बात करेंगे। सबसे पहले रफाल मामले की बात करें तो रिव्यू पिटीशन खारिज, यानी कोर्ट भी श्योर है कि चौकीदार प्योर है, यही कह रही है भाजपा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला है वो यूनानिमस है और उसमें सभी जजों ने ये माना है कि ये जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो अपना फैसला दिया था जिसमें सरकार को क्लीन चिट दी गई थी, उस पर किसी भी तरह से पुनर्विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब भी कोई पुनर्विचार याचिका आती है तो कोर्ट को ये देखना होता है कि क्या कोई नई चीज़, कोई नया तथ्य सामने आया है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो पिछली सुनवाई में रह गई हो, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तवज्जो नहीं दिए, उस पर विचार करने की अगर ज़रूरत है तो फिर पुनर्विचार याचिका आगे सुनी जाती है। लेकिन कोर्ट ने माना है कि कुछ ऐसी बात हुई नहीं और नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर जोरों से बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। गड़बड़ है। अब सुप्रीम कोर्ट में आज रफाल सौदे के साथ ही राहुल गांधी मामले पर भी सुनवाई थी। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना केस में फैसला आना था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की तरफ से पहले ही मांग ली थी माफी, और इस मांगी हुई माफी, बेग योर पार्डन, इसको स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल को आगे से सावधानी बरतने की जरूरत है। राहुल गांधी की ओर से रफाल पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश करने पर बेंच ने कहा कि हम उनकी माफी को स्वीकार करते हैं, उन्हें आगे सावधानी बरतने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने रफाल सौदे को लेकर राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। आज जिस प्रकार की उनको फटकार लगाई, तो इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी भविष्य में ऐसा झूठ बोलने में और इस प्रकार पब्लिकली, इस प्रकार देश के सामने एक्सपोज होने से बचेंगे। आज की कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और राहुल गांधी तो बच गए,
माफी मांगकर, बट लेकिन देश की जनता ने उनको और कांग्रेस पार्टी को पहले ही उसके लिए उनके झूठे आरोपों के लिए सजा दिया था। आज सर्वोच्च अदालत ने वही फैसला सुनाया। सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज सत्य की जीत हुई है। जिस तरह से देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री को पूरे देश में घूम घूम कर राहुल गांधी और कांग्रेस ने अपमानित किया, उसका जवाब आज मिल गया है उनको। ऐसे तो देश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में ही कांग्रेस को इसका जवाब दे दिया था, जनता की अदालत ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला किया है, हम उसका स्वागत करते हैं और पूरे देश के लोगों को आज राहत मिली है, क्योंकि पूरे देश के लोगों को चोट पहुंची थी। एहतशाम बाल दिवस के दिन बाल बाल बचे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो माफ़ीनामा थी, 3 बार उन्होंने लिखित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में माफ़ीनामा दिया, जिसके टेक्स्ट को सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 जो टेक्स्ट थे उसको स्वीकार नहीं किया था, लेकिन जो आखिरी बार लिखा गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जाहिर की और उन्होंने माना है कि जो माफ़ीनामा राहुल गांधी की तरफ से दिया गया उसको हम स्वीकार करते हैं और इसलिए ये मुकदमा उन पर नहीं चलेगा। इसमें एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि चौकीदार चोर है पर सुप्रीम कोर्ट को एतराज़ नहीं था, ये एक राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि चौकीदार चोर है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ जताया और कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में राहुल गांधी और मैच्योर तरीके से पेश आएंगे और ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट को किसी राजनीतिक बयानबाजी में घसीटा जाए। तो ये एक संदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट एहतशाम सीधी सी बात है कि 50 के होने को वाले हैं राहुल गांधी और कब मैच्योरिटी दिखाएंगे? पॉलिटिकल मैच्योरिटी ही सही, कोर्ट के फैसले को लेकर कब मैच्योरिटी कब दिखाएंगे? हर बार उन्हें कहा जाता है कि आगे और थोड़ा मैच्योरिटी से पेश आएंगे। अनुराग ढांडा हमारे साथ लाइव है। अनुराग, सबसे बड़ी बात है दोहला तमाचा है विपक्ष की ओर और खासकर कांग्रेस पार्टी पर, जबकि मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जितने वरिष्ठ लीडर थे वो कम से कम 1 साल से राहुल गांधी को ये मशवरा देते रहे कि रफाल की बात छोड़ दो, ये गलत लाइन पकड़ी है आपने, यहां कुछ ना मिलेगा। ये पहले भी वरिष्ठ जो कांग्रेस के लीडर हैं ये राहुल गांधी को कह चुके थे और उन्होंने उन सब की एडवाइस को नकार कर इसी बांग को बांचते रहे कि चौकीदार चोर है। आप आज देखिए फिर फटकार मिली है, उन्हें कहा है थोड़ी मैच्योरिटी दिखाइए। देखिए आनंद, इसीलिए ये मामला आज कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना पूरा जो लोकसभा इलेक्शन प्लान था वो सारे मुद्दों से हटाकर, जो अमूमन कांग्रेस के नेता बात करते हैं कि बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, उन सारे मुद्दों से हटकर सबसे बड़ा कैंपेन जो था वो राफेल पर खड़ा किया था कांग्रेस ने। और इलेक्शन में तो उस कैंपेन की हवा निकली, पूरी तरह से मेजॉरिटी के साथ मोदी सरकार वापस आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जहां से एक मार्जिनल उम्मीद कहीं ना कहीं कांग्रेस को थी कि अगर इफ एंड बट कोई हो, डाउट हो, तो वहां पर कांग्रेस अपनी लाइन बचाकर रख सके कि वो सैद्धांतिक तौर पर सही थे, पॉलिटिकली हार गए। लेकिन आज सैद्धांतिक तौर पर भी बड़ी डिफीट कांग्रेस की हुई, जिसे बड़ा पॉलिटिकल प्लैंक बनाया, जिस पर राहुल गांधी ने बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्लीन चिट उस मामले में मोदी सरकार को दे दी और डबल स्टैंप है। पहले क्लीन चिट दी थी, आपने रिव्यू लगाया, उसको भी क्लीन चिट दे दिया दोबारा से, तो डबल स्टैंप है सुप्रीम कोर्ट की, जो एक तरीके से पुख्ता करती है सरकार के स्टैंड को कि राफेल की प्रक्रिया में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं थी। एम्बैरेसिंग इसलिए भी है कि उसी जजमेंट के साथ आपके माफीनामे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कंटेम्प्ट पिटीशन से बाहर कर दिया, माफ कर दिया, तो वो अपने आप में एम्बैरेसिंग है। कांग्रेस के नेता बोल नहीं पा रहे थे आज इस मुद्दे पर कि क्या राफेल अब भी वाकई कांग्रेस के लिए इशू है, क्या कांग्रेस भविष्य में राफेल के बारे में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स अनुराग, उनके लिए रफाल कभी इशू था ही नहीं, पर ये बोफोर्स की जगह रफाल को हवा देने की जो कोशिश की, ये तो पूरी तरह से क्रैश हो गया और एक सबक मिल गया है कि जोश में होश नहीं खोते। और जो भी सियासी दाव पे जो भी कोई कुछ भी कहे, लेकिन सोच समझ के बोलने की जरूरत है, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। अब तो दिखाएंगे, यही उम्मीद है आगे जाकर। अब इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस करने वाली बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने फैसले को अपनी जीत बताया है। जो मामला आप कोर्ट लेके गई थी राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर के, आज उस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उन्हें हिदायत दिया कि भविष्य में जो है संभल कर बोलें, चेतावनी दी एक तरह से। जी,
चेतावनी दी है और 3 बार उनको माफ़ी भी मांगना पड़ा कोर्ट में, और कोर्ट ने एक मौका दिया है कि आइंदा इस तरीके का व्यवहार ना करें और सूझबूझ से चलें। तो कोर्ट के फैसले पर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये हमारी जीत है। भले ही मेरा पर्सनल व्यू जाने तो मैं तो चाहूँगी कि जेल जाएं और सबके लिए आने वाले समय के लिए एक लेसन हो कि ऐसा ना करें। जिस तरह से लगातार वो कर रहे थे उस समय कि चौकीदार चोर हैं, प्रधानमंत्री को कोर्ट कर रहे थे हर चुनावी सभा में, और आपने पूरे मामले को कोर्ट लेके गई, तो आप व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे आप? जो कोर्ट ने हिदायत दी है, और कोर्ट ने हिदायत दी है कि आप सूझबूझ से चलें और इस तरीके की गलती दोबारा ना करें, तो मेरी भी वही हिदायत को मैं दोहराना चाहूँगी कि कोर्ट की हिदायत का पालन करें और इस तरीके की गलती दोबारा ना करें। अब राहुल गांधी का रफाल का जो जुमला था वो तो क्रैश हो गया। अब कोर्ट की अवमानना करते करते वो डांट खाते खाते बच गए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी गलती की वजह से मीनाक्षी लेखी जी को पैराशूट जैसा सहारा मिल गया। जी हाँ, क्योंकि इनको लोकसभा की टिकट नहीं मिलने वाली थी, इनका राजनीतिक करियर क्रैश होता दिख रहा था। जहां इन्होंने राहुल गांधी के ओर के खिलाफ अर्जी डाली, वहां इनका पॉलिटिकल क्वोशंट फिर बढ़ गया, इनको लोकसभा का टिकट मिला और ये जीती भी। ये भी किस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में रफाल मामले पर आया फैसला बेहद अहम है। इस फैसले की वजह से देश की जनता के मन में चुनावों के दौरान जिस तरह की गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की गई थी वो खत्म हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न्यूज़ 18 ने कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया से बात की। पीएल पुनिया जी, आज महत्वपूर्ण जजमेंट आया राफेल पर। रिव्यू पिटीशन डाली हुई थी, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। कहा है कि जो फैसला था राफेल पर, क्लीन चिट एक तरीके से सरकार को दोबारा दे दी है। आज जजमेंट आया है और रिव्यू पिटीशन की जितनी भी याचिकाएं थी वो सब खारिज कर दी गई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सभी को सम्मान करना चाहिए। वो अंतिम फैसला है, इसमें अब आगे कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने भी स्वयं एक प्रार्थना पत्र न्यायालय के सामने दिया था कि जो पहले वाला जजमेंट है उसमें कुछ तथ्यात्मक गलतियां हैं, उनका सुधार किया जाए। लेकिन आज अंतिम फैसला है, अंतिम रूप से निर्धारित हो गया, सभी को सम्मान करते हैं। तो आप लोग अब ये मानते हैं कि राफेल में किसी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? ये जजमेंट हुआ है और कोई चीज़ चलती है, कोई मामले उठते हैं, कोई तथ्य सामने आते हैं, नए तथ्य आते हैं, तो उस समय चर्चा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर चर्चा बंद हो गई है, चर्चा थोड़ी बंद होती है। तो एक राहत की बात भी है आप लोगों के लिए कि राहुल गांधी जी के मामले में एक राहत की बात भी है कि ये कहा है कोर्ट ने कि जो एक पिटीशन थी कि उन पर केस दर्ज होना चाहिए, उसको खारिज कर दिया है। कंटेम्प्ट पिटीशन की ज़रूरत नहीं समझी कोर्ट ने। हाँ, राहुल जी के ऊपर भी पिटीशन जो फाइल किया था, कंटेम्प्ट पिटीशन, वो भी न्यायालय ने खारिज किया है और अंतिम रूप से वो भी निस्तारित हो गया। जो राजनीतिक रूप दिया जा रहा था वो खत्म हुआ। आपको ऐसा लग रहा था कि पीएल पुनिया जी बगले झाँक रहे हैं, अनुराग ढांडा क्या कहें, कैसे कहें, अब छोड़ो अम्मा भैया, क्या पूछ रहे हो? ये थोड़ा सा सिचुएशन एम्बैरेसिंग हो गया कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर ये बात भी सही है कि राहुल गांधी की वजह से मीनाक्षी लेखी जी का पॉलिटिकल करियर फिर से ऊपर उठ गया। देखिए, बिल्कुल, जब ये सवाल हमने पूछा पीएल पुनिया से तो आपने देखा भी होगा उनका बॉडी लैंग्वेज कि वो मूव कर गए थे अपनी जगह से कि अब आगे सवालों के जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि हम उनसे ये पूछना चाहते थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अगर वो सम्मान कर रहे हैं, सही बता रहे हैं, अंतिम फैसला बता रहे हैं, तो क्या ये मान रहे हैं कि राफेल में कोई गड़बड़ी नहीं है? ये अपने मुंह से बोलने से वो बचते रहे, लेकिन ये एक सिचुएशन ऐसी है जिससे आप समझ सकते हैं कि पार्टी के बड़े लीडर राहुल गांधी अगर इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान दे देते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कोट कर दे, तो उसकी क्या हानि हो सकती है, जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन बड़े बड़े नेताओं के लिए कैसी हो सकती है, ये उसकी एक मिसाल था। आज जिस तरीके से पीएल पुनिया जिस तरीके से बात कर रहे थे और इधर उधर की बातें करने की कोशिश कर रहे थे, सीधा कोई जवाब नहीं था। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पार्टी को, ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पार्टी के सीनियर लीडर्स को राहुल गांधी लेकर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद। जी हाँ, कहीं भी कुछ भी कहें आप, राम मंदिर से लेकर रफाल तक जोर के झटके जोरों से लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। अब रफाल पर राहुल गांधी से जुड़ा मामला लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान का है।
राहुल गांधी चुनाव के दौरान हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। राहुल रफाल को लेकर चौकीदार चोर है का नारा लगा रहे थे। इस बीच रफाल का मामला कोर्ट भी पहुंच चुका था। 10 अप्रैल को रफाल केस में रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में लीक हुए 3 दस्तावेजों पर गौर करने के मामले में सरकार की दलील को नकार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अदालत इन दस्तावेजों को देखेगी, इन्हें कंसिडर करेगी, इसके बाद रफाल केस की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई का फैसला करेगी। लेकिन राहुल गांधी ने कोर्ट के हवाले से पीएम मोदी के खिलाफ गलत बयानबाजी कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मान लिया है कि मोदी ने अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाले हैं। राहुल की इसी बयान के खिलाफ नई दिल्ली की सांसद और वकील मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने राहुल के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया है, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि हमने अपने आदेश में इस तरह की कोई बात कभी नहीं कही। पहले की सुनवाई में कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई राहुल गांधी की चौकीदार चोर है की टिप्पणी को गलत ठहराया था। राहुल गांधी ने इसके बाद इस बयान के साथ सुप्रीम कोर्ट से इसे गैर इरादतन और अनजाने में दिया गया बताते हुए माफी भी मांगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तब माफीनामे के बावजूद राहुल को राहत नहीं दी थी। अब हम सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था जिस पर उन्हें माफी मांगने को मजबूर होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। ये पता कब हुआ था? आपको याद है? अमेठी में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद जब वो बाहर आए, सीधा दौड़ के माइक के पास आए और उन्होंने कहा, देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि चौकीदार ने चोरी करवाई है। एहतशाम, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं राहुल गांधी? और इसीलिए मैं कहता हूं आज बाल दिवस पर वो बाल बाल बचे हैं, क्योंकि कोई और होता तो कोर्ट नहीं छोड़ता उन्हें। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जब मामला होता है तो उसमें कोई भी व्यक्ति हो बहुत सोच समझकर और संभल कर बयानबाजी करता है। हालांकि जब चुनाव का माहौल होता है उसमें कई तरह की राजनीतिक बयानबाजी होती है, लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट को इसमें घसीटना किसी भी नेता के लिए ये अच्छा नहीं समझा जाता। और यहाँ तक कि जब फैसले आ जाते हैं तब भी जो राजनेता है वो बहुत बचकर और संभल कर बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह से कोई गलत मैसेज ना जाए कि उनको गलत कोट किया गया है या उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया, क्योंकि हमेशा एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना का एक तलवार लटक रहा होता है। तो आज का जो ये फैसला है उससे एक मैसेज सारे राजनेताओं को भी गया होगा कि राजनीतिक बयानबाजी में सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह से शामिल ना करें और उसमें सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से कोर्ट करने की चेष्टा ना करें। जी हाँ, इतना डर और इतनी सी मैच्योरिटी जो है वो होना चाहिए, इतनी सूझबूझ समझ होने की ज़रूरत है। आप कल परसों के तो ये नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, 10 साल से आप सांसद भी रहे हैं। रफाल सौदे पर दिए फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला दे दिया। इससे पहले भी कोर्ट ने अपने फैसले में फ्रांसीसी कंपनी दसॉ के लड़ाकू विमान रफाल खरीदने के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को निर्दोष करार दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 36 लड़ाकू विमान खरीदने के मामले में सरकार के फैसले की प्रक्रिया पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, पूर्व दूरसंचार मंत्री अरुण शौरी और मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर कर कहा था कि इस फैसले पर फिर से विचार किया जाए। इसके अलावा वकील विनीत डांडा और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इसी तरह की अलग अलग याचिकाएं दायर की थीं। अदालत ने 14 दिसंबर 2018 को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें 58,000 करोड़ रुपए की रक्षा सौदे में गड़बड़ियां करने के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच करने की दरख्वास्त की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कोर्ट को केंद्र सरकार ने सील बंद लिफाफे में गलत सूचना देकर गुमराह किया है, लिहाजा उस फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस.के. कौल और के.एम. जोसेफ की बेंच ने दाखिल चारों याचिकाओं को 14 जनवरी को खारिज कर दिया था। तब अदालत ने कहा था कि वो रफाल सौदे में किसी तरह का दखल देना नहीं चाहती। विमानों की कीमत तय करना उसका काम नहीं है। आपको याद दिला दें कि रफाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो है 21 नवंबर के पैराग्राफ जो पेज नंबर 21 पेज नंबर 21 के पैराग्राफ नंबर 25 पर विवाद खड़ा हुआ था। इसमें कहा गया था कि रफाल की कीमत की जानकारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी C&AG के साथ साझा की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट
पीएसी यानी लोक लेखा समिति को सौंपी थी। लेकिन पीएसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पीएसी को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है और ना ही सीएनडीजी को इसकी कोई जानकारी थी। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल पर कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री का अपमान करने की कोशिश की है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और इससे हमारी सरकार के स्टैंड का विंडिकेशन हुआ है इस फैसले के परिणाम स्वरूप। बल्कि हमारी सरकार की जो डिसीजन मेकिंग की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। राफेल के संबंध में जो भी निर्णय लिया गया था वो पूरी तरह से पारदर्शिता के आधार पर लिया गया था। मैं समझता हूं कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस से जुड़े हुए मामलों का किसी भी सूरत में राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन विडंबना ये रही है कि कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर निहित राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई। अनुराग, सबसे बड़ी बात इसमें राफेल के मामले में एक खड़ी होती है और राफेल का मामला बोफोर्स या अगुस्ता वेस्टलैंड या चोक वीवीआईपी चॉपर स्कैम, किसी भी अगर दूसरे स्कैम की अगर बात करें, उस मामले में फर्क यह था कि राफेल की जो डील थी सीधा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, यानी भारत सरकार और फ्रेंच सरकार के बीच की सीधी डील थी। इसमें कोई बिचौलिया नहीं था और जितने भी आरोप लगे हर बार अलग आरोप लगे। जब एक आरोप गलत लगा तो उन्होंने गोलपोस्ट शिफ्ट की और दूसरा आरोप मढ़ने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ढूंढे, अंधेरे में तीर छोड़ा है, कहीं ना कहीं जाके तो लगे। देखिए, बिल्कुल आज जब ये फैसला आया तो तीन चीजों को समझने की जरूरत है इसमें। एक की एक पूरा नैरेटिव तैयार करने की कोशिश ऑपोजिशन की तरफ से हुई कि जिस तरीके से पहले वो बोफोर्स को लेकर के एक नैरेटिव तैयार हुआ था, गवर्नमेंट को उससे नुकसान हुआ उस वक्त, वैसा एक नैरेटिव तैयार किया जाए, उसका पैरेलल क्रिएट किया जाए। वो फेल हुआ पूरी तरह से पॉलिटिकली पहले, और आज जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो वो लीगली भी फेल हो गया है, लॉजिकली भी फेल हो गया है, और जो एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई थी उसकी हवा पूरी तरह से निकल गई है। साथ ही साथ ये मैसेज भी गया है कि इस तरीके के फॉल्स नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा सकती है या की जाती है। अनुराग, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं। गौरव, सबसे बड़ी बात, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं, सबसे बड़ी बात कि राफेल मामला जो था सीधा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, इसमें कोई बिचौलिया नहीं। अनिल अंबानी की जो कंपनी थी वो कम से कम 120 बाकी सारे सब कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स में थी, और ये जो था इसमें एयरक्राफ्ट की डील में इसका कोई लेना देना नहीं। तो कहीं पर भी कोई भी पेज, कोई भी ऐसा जो आरोप लगे थे उसके कोई तथ्य नहीं थे। फिर क्या वजह थी कि इतनी हवा दी गई राफेल मामले को, और आज कोर्ट के फैसले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो पुनर्विचार याचिका दायर करी थी उसको रद्द कर दिया है, और कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट हो गई है कि देश का जो चौकीदार है वो बिल्कुल प्योर है, और जो खानदानी चोर हैं उनको इससे काफी कष्ट हुआ। और ये मैं क्यों कहता हूं आनंद जी, मैं बताऊं आपको। जब इससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया था तो 3 बिंदुओं पे, एक प्राइसिंग था, एक प्रोसीजर था और इंडियन ऑफसेट पार्टनर, इस पे उन्होंने कहा था कि जो सरकार ने निर्णय लिया है वो देश हित में है। आज जो बड़ी बात आई है जजमेंट में वो ये आई है कि राहुल गांधी के मुंह पे कालक पुती। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बड़े पदों पे बैठे जो व्यक्ति हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी से कोई भी वक्तव्य देना चाहिए, और खासकर ऐसा वक्तव्य जो कि आप सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से दे रहे हैं, तो ये तो बहुत आपत्तिजनक है। और इसीलिए अवमानना का नोटिस दिया था। जब राहुल गांधी ने माफी मांगी है तो उसके बाद उनकी जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसको समाप्त किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि अब ये राफेल का मामला जो है ये अब यहाँ खत्म हुआ, यहीं समाप्त हुआ, कि अब भाजपा इसको उठा कर फिर कांग्रेस के सामने रखेगी? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने देश हित में हमेशा कार्य किया है। आप खुद जानते हैं कि 10 साल तक वायुसेना को राफेल जैसे लड़ाकू विमानों की जरूरत थी, उसके बावजूद कांग्रेस अपनी कमीशन तय कर रही थी। देश को ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में मिला और राफेल भारत में आ रहे हैं, ये हमें सबको पता है। इसलिए इस मुद्दे को खत्म करना है या आगे फिर इस पे कोई याचिका लगेगी, ये तय करने का काम जो याचिका करते हैं उनका निर्णय होगा। हम लोग देश हित में कार्य करते रहेंगे समर्पित। एक आखिरी सवाल गौरव आपसे कि क्या आगे अगर कोई नया मसला उठता है, पीएल पूनिया जी ने कहा देखिए ये पॉलिटिकली खत्म नहीं हुआ, अगर और भी तथ्य आगे निकलते हैं तो इस पर हम बात करेंगे, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो राफेल डील है
हमेशा स्क्रूटनी पर रहेगा, क्योंकि 3 बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, मानते हैं लोग उन्हें, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और फिर प्रशांत भूषण, जिन्होंने यह याचिका दायर की थी। देखिए, मैं एक सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि 3 बुद्धिजीवी हो या 30,000 बुद्धिजीवी हो, जो सबसे ऊपर है वो सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद आप अगर कहते हैं कि राफेल का मुद्दा खत्म नहीं होगा, तो हाँ, हो सकता है कि कांग्रेस भी पूरे संकल्प के साथ ये मुद्दा उठाती रहे जब तक खुद खत्म ना हो जाए, क्योंकि देश की जनता एक ईमानदार प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है, इस सरकार के साथ खड़ी। गौरव भाटिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अनुराग, कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस दफ्तर में क्या माहौल है आज, जरा हमें दिखाएं। और कहीं आपको दिख रहा है, मुझे बताया गया है कि उसी दफ्तर के ठीक सामने सड़क के उस पार रफाल का एक बहुत बड़ा जो है ये लगा हुआ है, विमान का। देखिए, बिल्कुल एक सैंपल प्लेन है बिल्कुल कांग्रेस दफ्तर के सामने जो लगा हुआ है। यहाँ से हम वो तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ दफ्तर का माहौल दिखा देता हूँ। अमूमन कांग्रेस दफ्तर में आजकल बहुत ज़्यादा रौनक होती नहीं है। राहुल गांधी कहाँ है उसका किसी को अभी फिलहाल पता नहीं है। और आज जब ये जजमेंट आया है, जब पूरी पार्टी को एम्बेरस कराया राहुल गांधी ने, तो राहुल गांधी के वेयर अबाउट्स का, कि वो इंडिया में हैं या नहीं हैं, वो कहाँ पर हैं, वो पार्टी प्रोसीडिंग्स में कभी शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे मीटिंग्स में, इसका किसी कांग्रेस के नेता को पता नहीं है। तो जो कांग्रेस नेताओं से जिनसे हम बात भी कर रहे हैं इस मुद्दे पर, वो इस असमंजस में है कि जिस व्यक्ति की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिस व्यक्ति की वजह से पार्टी को एम्बेरस होना पड़ा है, वो आज पूरे सिनेरियो में कहीं नहीं है। और उनकी किसी गलती के लिए तमाम नेताओं को एम्बेरस होना पड़ रहा है, कैमरे के सामने जवाब देना पड़ रहा है। जी हाँ, उनका कुछ ऐसी आदत है उनकी कि वो फायर करते हैं और फिर कहते हैं मैं ये गया और ये आया। जाते तो हैं, कब वापस आते हैं पता नहीं लगता। ऐसा ही लगता है उनके साथ, राहुल गांधी के साथ। और मैं बताऊं, जहां अनुराग खड़े थे, उनकी बाईं ओर कांग्रेस का मेन गेट है ऑफिस का, उस दफ्तर के वहीं खड़े रहिए और सामने देखिए तो रफाल विमान का बहुत बड़ा डमी प्लेन बनाया लगा रखा है। कि कांग्रेस हमेशा याद रखे कि अंधेरे में तीर छोड़ना कई बार हानिकारक हो सकता है। कांग्रेस पार्टी मस्ट अपोलोजाइज टू द कंट्री, and Rahul Gandhi in particular must apologize to the country. People having a saga of corruption from Jeep scandal to Bofors to submarine to Augusta Westland, where undertaking a politically sponsored program masquerading as the quest for justice, जिनके पूरे हाथ भ्रष्टाचार में रंगे हैं, देश की सुरक्षा के साथ पैसे के खिलवाड़ में रंगे हैं, वो अपने प्रायोजित राजनीतिक कार्यक्रम को एक न्याय की गुहार के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। मैं आपके सामने कुछ कोर्ट के जजमेंट को कोट करूंगा, रिव्यू को बताऊंगा, राहुल गांधी की कहानी भी सुनाऊंगा और उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। 14 दिसंबर 2018 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि परसेप्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ ए फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी बाय दिस कोर्ट। कुछ लोगों की सोच कोर्ट के द्वारा किसी फिशिंग इंक्वायरी का आधार नहीं बन सकते। और उन्होंने पूरे निर्णय की प्रक्रिया को जांचा, कहा वो सही है। उन्होंने प्राइसिंग की प्रक्रिया को भी जांचा और कहा कि ये भी सही है। उन्होंने ऑफसेट की प्रक्रिया को जांचा और ये भी कहा कि भारत सरकार ने किसी को भी कोई फेवरेटिज्म नहीं किया है, क्योंकि ऑप्शन का पूरा क्लॉज में भारत सरकार की भूमिका नहीं है, ये निर्णय दसॉल्ट को करना है। और मैं आपके कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन को पढ़ना चाहूंगा। एडिक्वेट मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी टू डिस्करेज एंड विथस्टैंड एक्सटर्नल एग्रेशन and to protect the sovereignty and integrity of India undoubtedly is a matter of utmost concern of the nation.
the empowerment of defense forces with adequate technology and material support, therefore, is a matter of vital importance. देश की सुरक्षा के लिए सेना को उचित टेक्नोलॉजी मिले, मटेरियल सपोर्ट मिले और उचित आयुध मिले, यह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है। अब यहां पर आप एक बात देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले देश में एक प्रायोजित कार्यक्रम किया गया। मैंने बताया आपको क्या क्या कहा गया, अभी मैं आऊंगा उसको विस्तार से जब मैं मुझसे कहूंगा माफी मांगना क्यों जरूरी है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से हार गए तो लोकसभा के चुनाव में इसको प्रमुख मुद्दा बनाया और राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लोकप्रिय ईमानदार नेता को चोर कहा है। इट इज इंडीड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स that Mr. Rahul Gandhi, the then president of the Congress party, is stooped to the shameful extent of misquoting Supreme Court deliberately and consciously. But the Supreme Court also has affirmed that Mr. Narendra Modi is a thief. इससे अधिक कोई भर्त्सना योग बात हो नहीं सकती। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू का तो बीच में लोकसभा में भी हार गए और फिर रिव्यू कराया था, तो 3 स्तर पर लड़ाई हुई। पहले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, फिर लोकसभा में बताया और फिर रिव्यू चला। राहुल गांधी के खिलाफ कंटेम्प्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करने के लिए। और आज मैं आप जान लें कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यूनानिमस है आज का। तीनों जज ने कहा है रिव्यू इज नॉट मेंटेनेबल। एक जज ने हमने कुछ तर्क दिए हैं, बट तीनों ने साफ साफ कहा रिव्यू इज नॉट मेंटेनेबल। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के पैराग्राफ 31 पेज 15 को कोट कर रहा हूं आज के निर्णय का, जहां वो राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे हैं। वी मस्ट नोट दैट इट इज अनफॉर्चुनेट that without verification or even perusing as to what is order is passed, the contemner Rahul Gandhi deemed it appropriate to make a statement as if this court has given an imprimatur of his allegation against the Prime Minister, which was far from truth. This was not one sentence or a one-off observation, but a repeated statement in different manner conveying the same. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप केयरफुल रहिए क्योंकि आपने माफी मांगा है, इसलिए आपको छोड़ रहे हैं। तो 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मेन केस को रिजेक्ट किया कि राफेल में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब जरूरी है देश के। और एक बात ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि राफेल की गुणवत्ता के बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं है। There is no doubt about the good quality of the Rafale plane, fighter plane. चुनाव में हारे, आज रिव्यू में हारे। अब मैं थोड़ा राहुल गांधी गाथा की विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं, क्यों माफी मांगना जरूरी है। आप याद करिए, पहले उन्होंने बार बार हल्ला किया कि रिलायंस को दे दिया गया, मोदी जी ने दे दिया। दसॉल्ट कंपनी ने कहा कि रिलायंस ये भारत सरकार नहीं तय करती है, हम तय करते हैं। रिलायंस, महिंद्रा, कई कंपनियों को हमने ऑफसेट क्लॉज में दिया है जो हमारा पार्ट है। ये देखिए, मैं राफेल डील दसॉल्ट सेज इट पिक्ड अप रिलायंस ऑन इट्स ओन, देश के एक बड़े अखबार में उनका स्टेटमेंट है। दूसरा झूठ क्या बोला उन्होंने कि पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस के फ्रांकोआ होला ने प्रधानमंत्री को चोर कहा है। ये राहुल गांधी की टिप्पणी है, ठीक है। तो पूर्व राष्ट्रपति फ्रांकोआ होला ने कहा कि यह बिल्कुल गलत बात है, झूठ है, और जो भी ऑफसेट का निर्णय है वो दसॉल्ट करती है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। तो तीसरा झूठ हुआ।
अब चौथा झूठ देखिए, जो सबसे बड़ा था, आप लोगों ने देखा होगा, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो हमारे अभी हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने उनको कहा है कि ये डील को हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, याद करिए आप, जबकि एक सीक्रेसी क्लॉज था। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि फ्रांस सरकार को संसद की डिबेट चलते समय ही एक स्टेटमेंट इशू करना पड़ा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो राहुल गांधी ने अपने झूठ में दसॉल्ट रिलायंस को ही नहीं लपेटा, फ्रांस के वर्तमान और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति दोनों को लपेटा। अब देखिए मेरे पास सारी है कि फ्रांस रिफ्यूज राहुल गांधी क्लेम ऑन सीक्रेसी क्लॉज, मैं उसको आप सबों ने देखा है। फिर कहा क्या उन्होंने कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को लूप में नहीं रखा गया, उसको भी बताया गया कि सारे फैसले हुए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको बार बार कंफर्म किया है, उसके बाद आगे कोर्ट हुआ। लेकिन सबसे मजा आया राहुल गांधी की विद्वता पर जब उन्होंने राफेल के दाम के बारे में देश को बताने की कोशिश की, और ये सब उनके ट्वीट मेरे सामने है, मैं उसी से पढ़ूंगा, अपना कुछ नहीं पढ़ूंगा। पहले क्या कहा, देश का चौकीदार खुला जा सिम सिंह कब कब कहता है, अंबानी को राफेल में 1,30,000 करोड़, ठीक है, और बाकी बात। अब देखिए उनके जो भाषण थे वो ऑल कमाल की बात है। राफेल के दाम की समझदारी उनकी कितनी अच्छी है। अप्रैल 29, 2018 जनाक्रोश रैली न्यू दिल्ली 700 करोड़, जुलाई 18 में 520 करोड़, अगस्त 10-18 रायपुर रैली 540 करोड़, अगस्त 11 जयपुर रैली 520 करोड़। तो आप देख रहे हैं उनकी रैलियों में दाम कैसे बढ़ रहा है और घट रहा है। लेकिन सबसे जो जोरदार बात है कि उन्होंने एक जगह इतना तक कह दिया कि इसका दाम है 570 रुपया, ये भी कहा, वो सब हमारे पास में है। तो राहुल गांधी की कितनी समझदारी है दाम के बारे में, जबकि बार बार मिस्टर नामबियार ने साफ साफ कहा था कि दिस इज द प्राइसिंग थिंग और ये देश के लिए हित में है। ये सारी बातें आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस विवाद को बड़ी बेंच को सौंप दिया है। अब इस मामले को 7 जजों की बेंच सुनेगी। अंतिम फैसला आने तक अभी सबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले पर कोई स्टे नहीं लगाया है। 5 जजों की बेंच में से 3 जजों का मानना था कि इस मामले को 7 जजों की बेंच को भेज दिया जाए, लेकिन जस्टिस नरीमन और जस्टिस चंद्रचूड़ ने इससे अलग विचार रखे। अंत में 5 जजों की बेंच ने 3/2 के फैसले से इसे 7 जजों के बीच के बेंच को भेज दिया। जस्टिस नरीमन ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम होता है। संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति करना सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। सबरीमला मसले पर फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस का असर सिर्फ इस मंदिर पर ही नहीं बल्कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, अग्यारी में पारसी महिलाओं के प्रवेश पर भी पड़ेगा, और साथ ही कई सारे अलग अलग पंथ और प्रथाएं हैं जिस पर सवाल उठेंगे और इस फैसले का उन पर असर पड़ेगा। तो सारे तार कहीं ना कहीं जाकर पंथ और प्रथाओं से जुड़ते हैं एक फैसले के ही। अपने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परंपराएं धर्म के सर्वोच्च सर्वमान्य नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। पुनर्विचार याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इस याचिका को दायर करने वाले का मकसद धर्म और आस्था पर वाद विवाद शुरू कराना है। महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध सिर्फ सबरीमला तक सीमित नहीं, ये दूसरे धर्मों में भी प्रचलित है। सुप्रीम कोर्ट को सबरीमला जैसी धार्मिक स्थलों के लिए सार्वजनिक नीति बनानी चाहिए। सबरीमला मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन से जुड़े धार्मिक मुद्दों पर बड़ी बेंच फैसला करेगी। मैंने पहले कहा 3:2 जजमेंट आएगा और 3 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस जस्टिस कनविलकर, जस्टिस इंद्रू मल्होत्रा ने हमारे फेवर में आज ऑर्डर पास किया। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरीमन, इन दोनों ने मैटर को मतलब हमारे नेगेटिव में किया है, और इसीलिए इसमें आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैटर को लार्जर बेंच में रेफर किया। हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की
समझ और स्टैंड हमेशा ये रहा है कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में समान अधिकार मिलना चाहिए, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबरीमला स्थित अयप्पा मंदिर मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया है। इससे पहले 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मामले में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया था। जी हां, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मामले में 56 पुनर्विचार याचिकाओं, 4 ताजा रिट याचिकाओं और मामला स्थानांतरित करने संबंधी जो 5 याचिकाएं थी, तो कुल मिलाकर 65 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर अयप्पा मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु वाली महिलाओं और लड़कियों के प्रवेश पर लगे रोक को हटा दिया था। ये याचिकाएं उस फैसले के बाद दायर की गई थी। सबरीमला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केरल में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, अगर आपको याद हो। इस पर और बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और खबर है महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र के सियासी महाभारत में अब एक और नया दाव आया है। ये शिवसेना की तरफ से शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जवाब दिया है। संजय राउत ने कहा है कि बंद कमरे में जो बातें तय हुई थी वो अमित शाह ने पीएम मोदी को नहीं बताई। राउत ने कहा कि बंद कमरे में तय बातें जब पूरी नहीं होती तो बाहर आती हैं। उन्होंने बाल ठाकरे के कमरे को मंदिर बताते हुए कहा कि वो बंद कमरा कोई मामूली कमरा नहीं था। सारे सभाओं में नरेंद्र मोदी जी को ये बात कहते थे कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन सारे सभाओं में उद्धव ठाकरे जी भी ये कहते थे कि शिवसेना का भी मुख्यमंत्री बनेगा। जब अलायंस हुआ था तब भी उद्धव जी कहते थे कि पावर शेयरिंग, सत्ता और पदों का वाटा 50-50 होगा। तब अमित शाह जी ने क्यों नहीं कहा कि आप इस प्रकार की बात कैसे बोल सकते हो? ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी। जो बातें अमित शाह जी और उद्धव जी में तय हुई थी, बंद कमरे की बात अगर वो कहते हैं बंद कमरे की, तो बंद कमरे में क्या हुआ उस बारे में संजय राउत पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आकर ये बात कही कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए, और ये तब कहा जब आदित्य ठाकरे ने अपना नामांकन भरने की बात की थी वर्ली से। तब तक शिवसेना ने कुछ नहीं कहा। और बताइए, सीट शेयरिंग 50-50 नहीं हुई तो भाई 50-50 सरकार कैसे बढ़ सकती है। चलिए, अखाड़ा में आज बस इतना ही।